आगे बढ़ाना है। अभी आपका समाप्त नहीं हुआ था। देखिए अब तक क्या क्या बताया गया था वो बता दिया जाए। मृत्युदंड के बारे में आपका पहले संविधान से बताया गया था कि मृत्युदंड भारत में दिया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा शासित होता है, ये बताया गया। ये भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद मृत्युदंड वैधानिक है भारत में, अर्थात भारत में संवैधानिक है। इस बात को चैलेंज किया गया था और वह चैलेंज किया गया था आपका जगमोहन सिंह के वाद में, यानी कि जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ये केस याद रखना है। इसके बाद आपका बताया गया कि मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस कौन न्यायालय दे सकता है। तो भाई ये भी पूछा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय भी दे सकता है, कहीं पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट भी दे सकता है, कहीं पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय देता है तो उसकी पुष्टि की आवश्यकता पड़ती है। और पुष्टि कौन करता है? तो आपका भारत ये हाई कोर्ट। और पुष्टि के लिए कम से कम 6 धाराएं याद रखना है। अभी भी बोर्ड पर लिखी भी गए हैं सीआरपीसी की धाराएं। आपका देखिए 3-3-6 धाराएं लिखी भी गई है। आपका पुष्टि के लिए यहाँ से क्वेश्चन 3 में आता है। पुष्टि के लिए सीआरपीसी की धारा 366 के तहत हाई कोर्ट को भेजा जाता है। हाई कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या लिए जाने का निर्देश दे सकता है। 367, 368 में पुष्टि या खंडन जो भी करे, और 369 में कम से कम 2 जजों द्वारा, और एम्पायर का सिद्धांत या रेफरी का सिद्धांत या मतभेद की दशा में प्रक्रिया कौन है? 370, और जो भी फैसला दे हाई कोर्ट कागज पत्तर कोर्ट ऑफ सेशन को लौटा दे, वापस कर दे। 371। इसके बाद आइए इसके बाद आपका बताया गया था कि मृत्युदंड का ढंग। तो ढंग आपका कहाँ दिया गया है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सीआरपीसी की धारा 354 और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 सीआरपीसी। फिर आपका बताया गया डेथ वारंट की धारा के तहत जारी होता है। तो पुष्टि वाला मामला है डेथ में तो 413 सीआरपीसी, और अन्य मामले हैं तो 414। इसके बाद आपका मृत्युदंड कहाँ दिया जाएगा? तो आपका लक्ष्मम्मा देवी का केस बताया गया था कि भारत में मृत्युदंड सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिया जाएगा बल्कि एकांत में दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है कि मृत्युदंड किस मामले में या कैसे मामलों में दिया जाना चाहिए, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस विषय पर आपका केस याद रखिएगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। एक और केस ऐड कर लीजिए भाई, किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। नोट्स में शायद न हो, एक और ऐड करिए केस, किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1999 सुप्रीम कोर्ट। बच्चन सिंह का ज्यादा पूछा जाता है, कहीं कहीं बेचन सिंह भी लिखा जाता है, घबराना नहीं है। ये केस बहुत ज्यादा पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में, अर्थात क्रूर से क्रूरतम मामलों में, अर्थात विरल से विरलतम मामले में, अर्थात अपूर्व से अपूर्वतम मामले में दिया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ हत्या करते समय या मारते समय क्रूरता की हदें क्या कर दी गई है? पार। जैसे निर्भया कांड था, क्रूरता की हदें आपका पार कर दी गई थी दिल्ली का निर्भया कांड में। और ये बात आपका ब्रूजर ने उठाया
तो बचाव पक्ष ने कहा कि रेयर एक्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये नहीं रेयर एक्ट ऑफ रेयर है तो कौन सा मामला होगा, और मृत्यु दंड दिया। यानी कि कुल मिलाकर जहाँ क्रूरता की सारी हदें क्या कर दी गई है बात। इसके बाद आ जाइए मृत्यु दंड के बारे में आपका जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि अब आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा बना है कि आईपीसी की किन धाराओं के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। तो अच्छे से इसको तैयार रखें। आपका नई तमाम धाराएं जोड़ी गई है और उन धाराओं का कभी काल ग्रुप वाइज आता है क्वेश्चन, कभी एक कभी तीन का ग्रुप बनता है, कभी दो का और कभी एक का ही बन जाता है। तो किन धाराओं में आईपीसी के तहत किन अपराधों में मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उन वो धाराएं नोट्स में है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। आपका धारा 121 पहली, दूसरी 132, तीसरा 194 कंडीशनल है, फिर 302 है, फिर 303 है जो असंवैधानिक या अवैध है लेकिन था, 303, फिर 305 है यानी कि शिशु या पागल को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, 305, फिर 307 का सेकंड पैरा है, अभी आपका उत्तराखंड में भी पूछा गया था। 307 का क्या सेकंड पैराग्राफ, 364 ए, 376 ए, 376 ई, 376 ए बी, 376 डी बी और 396 हत्या से डकैती। तो 376 में ही नई धाराएं जोड़ी गई हैं। आपका 376 ए, 376 ई, 376 ए बी क, उसके बाद 376 डी बी यानी कि घ ख। इसको देख लीजिएगा भाई क्या क्या है, उतना समय नहीं है बताने का, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है। अब आइए अगला आया कि मृत्यु दंड सुबह ही लास्ट देखा है भाई। सर 131 में कहाँ है? हाँ 131 में नहीं है। इसमें 132 131 बोले आप नहीं 132, 121 के बाद 132 है भाई 132। वही सैनिकों को उकसाइए दुष्प्रेरण करिए कि विद्रोह कर दें। अगर सैनिक विद्रोह कर देता है तो दुष्प्रेरक को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। इसके बाद आइए लास्ट में एक दो लाइन और देखा जाए कि आखिर सुबह ही मृत्यु दंड का निष्पादन क्यों किया जाता है। इस पर तमाम तर्क आप दे सकते हैं, 3-4 तर्क हम बता रहे हैं, ये नोट्स में नहीं है, आप लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं तर्कों को। आखिर सुबह ही मृत्यु दंड का निष्पादन क्यों किया जाता है। तो पहला आपका जवाब रहेगा कि जो जेल मैनुअल है यानी कि जो जेल के कानून हैं उन कानूनों में ये बात लिखी गई है कि फांसी की सज़ा सुबह ही निष्पादित की जाएगी। तो पहले कानून आप उठाएंगे कि भाई कहाँ लिखा गया है, तो कानूनों में हर एक राज्य के जेल मैनुअल अलग अलग है, उनमें प्रावधान है। दूसरा आप तर्क अब अपने देंगे यानी कि तर्क अब मिलेगा नहीं, अपने तर्क निकाले जाते हैं। दूसरा तर्क ये देंगे कि फांसी की सज़ा सबसे बड़ी सज़ा होती है। तमाम मृत्यु दंड देने के बाद तमाम आपका कार्रवाइयाँ की जाती हैं और ये प्रयास किया जाता है कि सुबह अगर मृत्यु दंड दे दिया गया तो शाम तक वे सभी प्रोसीजर या वे कार्रवाइयाँ पूरी कर ली जाएंगी। यानी कि इसका मतलब जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट हुआ, सबको घर वालों को सौंपना हुआ, तमाम कागज पत्रों में एंट्री की जाती है। तो ये किया जाता है कि अगर सुबह निपट जाए तो ये सब काम क्या हो जाएंगे, आसान। तीसरा आपका विधि व्यवस्था को लेकर उठाएंगे कि सुबह मृत्यु दंड इसलिए दिया जाता है ताकि अगर दिन में कहीं
हाँ देखिए, मृत्युदंड एक सबसे गंभीर सजा है। इससे हो सकता है कि वर्ग या जनता में आक्रोश पैदा हो और जनता उसके विरोध में सड़कों पर उतर जाए, आंदोलन कर दे और आपका दुकान मकान इत्यादि जलाना शुरू कर दे। तो अगर दिन में उपद्रव होता है तो उसको संभालना पुलिस के लिए आसान काम होता है। यानी कि अगर मृत्युदंड से विधि व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तो ऐसी दशा में दिन में यानी कि उजाले में उसको संभालना प्रशासन के लिए आसान होगा। और जब 12-14 घंटा बीत जाएगा तो जो गुस्सा जनता में मृत्युदंड से अगर पैदा भी हुआ रहेगा तो वह थोड़ा क्या हो जाएगा, शांत। ये इसलिए सुबह मृत्युदंड दिया जाता है। फिर अगला तर्क दिया जाता है कि जब उसकी जान लेनी ही है तो 12-14 घंटा क्यों इंतजार कराया है। भाई 12-14 घंटा वो अपना मानसिक तनाव में रहेगा तो सुबह सुबह काम क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। एक ये भी तर्क दिया जाता है कि जब उसको फांसी की सजा देनी है तो 12-14 घंटा और रखने से क्या फायदा, सुबह ही उसे क्या किया जाए, निपटा दिया जाए, ताकि भाई सुबह ही काम निपट जाए। इसके बाद आपका चूंकि लाश का अंतिम संस्कार भी करना रहता है, घर वालों को लाश देनी पड़ती है। अगर सुबह ये काम निपट जाएगा तो शाम तक घर वालों को क्या दे दिया जाएगा, या दोपहर तक लाश दे दी जाएगी। यानी कि हमने तो 4-5 केवल रीजन बताए, तमाम रीजन आप कर सकते हैं। यानी कि एक आपका तर्क नहीं, 10 तर्क उठा सकते हैं। अब उतना तर्क कंपटीशन के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। भाई 3-4 तर्क आप याद रखिए। पहला तर्क कानूनी लेंगे कि जेल मैनुअलों में ये प्रावधान है कि मृत्युदंड कहाँ कब दिया जाए, सुबह सुबह, ये याद रखिए। इस प्रकार आपका मृत्युदंड काफी लंबा था, तमाम क्वेश्चन भी बनते हैं, तमाम एंगल से हमने बताया भी। और आपका अब आइए जो धारा 53 में दूसरा सजा का प्रकार है आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजमेंट। इस पर हमेशा ज़्यादा लोग विवाद करते रहते हैं। जो नए लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई आजीवन कारावास तो 14 वर्ष का होता है, लेकिन दिमाग से ये नियम निकाल दीजिए। ये नहीं कि कोई पूछे कि आजीवन कारावास का मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 14 वर्ष किसी भी हाल में न मारिए। देखिए आपका भाई देखा जाए तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या हुआ। तो ये एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आखिर आजीवन कारावास का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास, या अभियुक्त के शेष जीवन भर का कारावास, यानी कि अभियुक्त का जितना जीवन बचा है उतने तक का कारावास। अब आप लोग ये सोच रहे हैं भाई तमाम लोग कहते हैं कि 14 वर्ष तो कहीं 20 वर्ष। तो देखिए आपका नियम फिर बता दिया जाए, अच्छे से इसको तैयार रखिए। तमाम राज्यों का जेल मैनुअल अलग अलग और कई जेल मैनुअलों में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अपराधी आजीवन कारावास की सजा पाया है तो कहीं 14 साल है, कहीं 20 साल है। अगर इतनी सजा भुगत चुका है और उसका कंडक्ट या आचरण जेल में अच्छा रहा है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार चाहे तो शर्त लगाकर उसको छोड़ सकती है। ये राज्य सरकारों को पावर है, CRPC की धारा 432 में भी है और जेल मैनुअलों में भी है, माने जेल मैनुअल में। तो ज़्यादातर मामलों में जब 14 वर्ष बीत जाता है तो राज्य सरकार विचार करती है और अच्छे आचरण के आधार पर दंडादेश का क्या कर देती है, लघु कर। तो इसलिए ज़्यादातर अपराधी छूट जाते हैं।
लेकिन आप ये कहिए कि आजीवन कारावास का मतलब ये हुआ 14 वर्ष का, ये बिल्कुल गलत है। फिर मैं बता दूं, आजीवन कारावास का मतलब कोई पूछे तो कितने साल का? जीवन भर का, यानी कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास। और उच्चतम न्यायालय ने बार बार इस बात को बताया है कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास। और 3 केस आपका सपोर्ट देना है, 3 केस नोट्स में है। पहला है मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह का केस है, नोट्स में है भाई। दूसरा अब्दुल आजाद वर्सेज राज्य, ये ज्यादा पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब्दुल आजाद का केस पूछ सकता है, अब्दुल आजाद वर्सेज राज्य। और तीसरा है आपका शाहिद हुसैन वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य। और भी तमाम केस हैं। इन तीनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास, यानी कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का क्या कारावास। भाई नोट्स का भी सहारा लीजिए थोड़ा। इसके बाद आइए आपका देखा जाए तीसरा जो प्रकार है वह आजीवन निर्वसन। आजीवन निर्वसन यानी कि देश निकाला या काला पानी या देश से बाहर भेज देना, इसको आजीवन निर्वसन कहते हैं। और ये दंड आपका फ्री में आ सकता है कि ये दंड कब समाप्त किया गया, सन याद रखिएगा। 1949 ईस्वी में इस दंड को समाप्त किया गया। 53 में हम बताएंगे डिटेल में, क्योंकि 53A में आपका एपीओ मेंस में भी आया था। तो भाई 53A पढ़ाते समय अभी बताते हैं, पहले 53 क्या हो जाए समाप्त। देखिए आपका यानी कि तीसरे प्रकार का जो दंड है वर्तमान में रिपील है, निश्चित है या समाप्त है। तो प्री में भी याद रखिए कौन सा दंड का प्रकार निश्चित किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा किया गया? थर्ड, ये याद रखिए। एमपी ने जो क्वेश्चन बनाया बिहार भी बना सकता है कि किस सन में किया गया, तो 1949 मारिएगा और इसकी जगह पर एक नई धारा जोड़ी गई आपका 53A, जो कि कभी कोई नहीं पढ़ता था लेकिन यूपी एपीओ मेंस में आ गई। वही इस धारा से कौन क्वेश्चन बन जाए कोई भरोसा नहीं, मैं बता। और हर एक धारा को कम से कम इतना याद रखिए कि आए तो 10-12 लाइन अपने मन से भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मेंस के लिए कोई भरोसा नहीं कि सद्भावना पूछते कि क्या पूछते कि संशय। तो इतना कम से कम याद रखिए कि टिप्पणी में आए तो 15 लाइन तो लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं बात। आइए अगला चौथा प्रकार देखा जाए भाई कारावास, इम्प्रिजमेंट। जहाँ तक कारावास की बात है, कारावास 2 प्रकार का होता है, एक सश्रम यानी कि कठोर और दूसरा सिंपल यानी कि सादा। देखिए आपका फिर एक बार देखिए कारावास कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक सश्रम या कठोर और दूसरा कौन प्रकार है आपका सादा। यानी कि सश्रम कारावास अगर दंड दिया गया है तो जेल में काम कराया जाता है, और सादा दिया गया है यानी कि जेल में काम नहीं कराया जाता। अब कौन सा काम कराया जाए, यही जेलर भी बदमाशी करता है। तो ज़्यादातर मामलों में जो आपका कह सकते हैं कि जो गुण रहते हैं व्यक्ति में वैसा ही कार्य दिया जाता है। यानी कि लेबर वर्ग है तो चलो ईटा फोड़ो, किसान है तो चलो जेल में खेती भी होती है, चलो परोरा बो, 5 बीघा पुदीना बो दो, या चलो आलू उगाओ, कर सकते हैं। क्यों दे भाई तमाम लोग 5 बीघा पुदीना वाले होते हैं, परोरा वाले, तो जेल में ये होता है। अब आइए थोड़ा 2-4 अलग उदाहरण दिया जाए। अगर अभिनेता है जैसे संजय दत्त,
तो चलो गांधीगिरी ही करो, कम से कम कुछ कह दी, इसी बहाने क्या सुधर है, ये भी होता है। और अगर कह सकते हैं कि लालू यादव जी जैसे अगर बहुत बड़ा चारा घोटालेबाज हो तो उसके उनके लिए भी उपाय है, और उनको आपका कैदियों को राजनीति शास्त्र पढ़ाने के लिए दिया गया। उनकी खासियत ये रही कि जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया उसी जेल में बेचारे सजा काट रहे हैं। और बहुत आस लगाए थे आरजेडी वाले कि 9 नवंबर को निकलेंगे और 10 को हम क्या होंगे, विजयी होंगे। लेकिन आपका कह सकते हैं कि वो गैसुद्दीन ने इनकी गणित क्या कर दी, बिगाड़ दी। ये भी सही बात है कि ये सरकार बन जाती, लेकिन आपका कह सकते हैं कि उन्होंने गणित क्या की, बिगाड़ दी। तो आखिर राजनीति के पक्के खिलाड़ी थे लालू यादव जी, कैसे गायों का चारा खा लिया जाता है उनसे अच्छा कौन जानता है। तो जब वो जेल गए, यानी कि आपका ये रांची में वही उद्घाटन भी किए थे, तो आपका उनको कैदियों को पढ़ाने का काम किया गया और निकला था पेपर में भी उस समय 25 रुपया रोज उस काम के लिए उनको दिया जाता है। और अंत में आ जाइए, बाबा को क्यों भूल लिया जाए, बाबा पर भी एक उदाहरण देख लिया जाए। हमारे बाबा राम रहीम बाबा, इनको भी आपका जीवन कारावास दिया गया, और राम रहीम बाबा को फूलों से प्रेम था ज़्यादा, तो हुआ कि फूलों की क्या करिए, छटाई करिए और पानी डालिए, इनको काम मिला है। यानी कि कुल मिलाकर जैसे कि आपका उसी मर्डर केस में जब उसके माता पिता वक्त भाई बाइज्जत बरी हो गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में अपील है अभी, लेकिन हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। माता पिता जेल में थे तो चूंकि ये डॉक्टर थे तो डॉक्टरी का काम सौंपा गया कि सारे कैदियों को क्या करिए, चेकअप करिए, अब बुखार खांसी जुकाम की क्या दीजिए दवा। तो भाई जिस प्रकार का व्यक्ति रहता है जेलर, उसका उस कठोर कारावास है तो उस प्रकार का काम देता है। इतना बताने का मतलब एक लाइन में आप करिए। इसके बाद आइए देखा जाए, आपका कारावास के बाद आपका आता है संपत्ति का समर्पण, यानी कि फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। न्यायालय अभियुक्त की चल या अचल संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दे सकता है, दंड दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और अंतिम आपका दंड का प्रकार है फाइन या जुर्माना। अर्थात जुर्माना एक दंड का रूप है जो आपका 5वां प्रकार वर्तमान में है, और जुर्माना कह सकते हैं कि दंड का रूप है। अब न्यायालय कितना जुर्माना लगाए अगर निश्चित नहीं है तो न्यायालय के विवेक पर है और विवेकाधिकार का प्रयोग कराया जाएगा। अगर अपराधी जुर्माना अदा नहीं करता तो तमाम सेक्शन आपको आगे पढ़ने हैं जिसमें कि अतिरिक्त दंड का प्रावधान होगा, और इन क्वेश्चन उन सेक्शनों से भी बनते हैं। यूपीएससी में आपका 65 से बना था, कभी 67 से बनता है, तो वो भी बताया जाएगा। आइए इस प्रकार आपका पांचों जो प्रकार वर्तमान में है समाप्त हो गए। अब आइए देखा जाए भाई 53A, उसको आपका बेयर एक्ट से शब्द सा देखना है, यानी कि आइए पहले भूमिका इसकी देख लिया जाए तब 53A देखा जाए। जब लॉर्ड मैकाले ने मूल आईपीसी का निर्माण किया था उस समय 6 प्रकार के दंड की व्यवस्था किया था, और लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो ऐसी दशा में जो चौथे तीसरे प्रकार का दंड था आजीवन निर्वसन, आपका भारत की संसद ने उस दंड को निश्चित कर दिया। 1949 में निश्चित कर दिया गया, और उस 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा लिखा गया है। 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा
2 द्वारा रिपील कर दिया गया। तो इसको पहले देखा जाए भाई ये दंड क्या है, तब इसके बारे में क्या वर्तमान में प्रावधान है वह देखा जाए। देखिए आपका ये मान्यता थी, यानी कि देश निकाला या काला पानी भी कहा जाता था या आजीवन निर्वसन। ये जो दंड का प्रकार था ये इसलिए दिया जाता था कि उस समय आवागमन के साधन नहीं थे और लेटरबाजी नहीं उतना होती थी। जब किसी व्यक्ति को देश के बाहर निकाल दिया जाता था, दूसरे देश भेज दिया जाता था, तो घर वालों से अब मान के चलिए कि एक तरह से संपर्क असंभव था। तो जो भारत के तमाम क्रांतिकारी लोगों को और अपराधियों को जो भारत से बाहर अंग्रेजों ने भेजा, तो तमाम जगह जाकर लोग आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। मॉरिशस हुआ, सिंगापुर हुआ, तमाम जगहों पर आपका अच्छे अच्छे पदों पर लोग बैठे हैं। उनकी पीढ़ियाँ, वो तो भाई अब 200-150 साल हो गया, तो उनकी पीढ़ी आज भी जीवित है और भारत के किसी न किसी हिस्से से वो अटैच हैं और कभी काल अपना गांव खोजते हुए कहाँ आ जाते हैं, भारत में आते रहते हैं कि हमारा पुश्तैनी गांव है। अब गांव में भाई पटीदार है, अब वो तो है नहीं, तो परिवार को या उनको कहाँ भेज दिया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, ऐसी दशा में अब इस दंड की प्रासंगिकता समाप्त हुई, क्योंकि कोई भी देश स्वतंत्र हो गए देश, कोई देश अब उपनिवेश नहीं रहा। तो अतः ऐसी दशा में एक देश के अपराधी को दूसरे देश में भेजना लगभग अब असंभव हो, असंभव है। जाइए भेजिए तो ठोक देंगे बॉर्डर पर, मतलब पाकिस्तान में भेजिए, बांग्लादेश में भेजिए, चीन में, तो बॉर्डर पर क्या करेंगे, मार देंगे। ये बजरंगी भाईजान फिल्म में है कि चलो निकल जाओ, जाइए, तो अब संभव नहीं रहा। तो इस दंड को समाप्त कर दिया गया और इस दंड की जगह पर एक नई धारा जोड़ी गई 53A। और सामान्यतः जहाँ जहाँ जीवन भर का आजीवन निर्वसन था, उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया। एक लाइन को याद रखिए, आजीवन निर्वसन को आपका किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, तो आजीवन कारावास। यानी कि अब किन किन धाराओं में संशोधन हुआ हमारे बस की बात नहीं बता, तमाम धाराओं में हुआ होगा 1949 में, क्योंकि जहाँ जहाँ आजीवन निर्वसन था वहाँ क्या क्या रख दिया गया, आजीवन कारावास। अब देखिए 53 में भाई अब शुरू किया जाए, भूमिका आपकी बन गई। एक शब्द सा देखिए, निर्वासन के प्रति निर्देशन का अर्थ लगाना, यानी कि जहाँ निर्वासन जहाँ जहाँ भी आया है उसका मतलब क्या होगा। देखिए पहला उपधारा 2 के, और चूंकि आ चुका है PO में से एक बार पूरा वेरिएंट बताना जरूरी है। उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियम के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत या आदेश में आजीवन निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। तो हमने पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ कानून में क्या लिखा था, आजीवन निर्वसन, अब वहाँ क्या अर्थ लगाया जाएगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास। लेकिन ये नियम उपधारा 2 और 3 के प्रावधानों के अधीन है, यानी कि उसके अधीन है। देखिए खंड 2 देखिए भाई, हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ के पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए
कठिन कारावास के लिए दंडाधित किया गया। यानी कि दूसरा पॉइंट ये बताता है कि अगर 1955 के संशोधन के लागू होने के पूर्व यदि किसी अपराधी को दंड दिया गया था और किसी समय के लिए आजीवन निर्वसन, जैसे 5 साल के लिए देश निकाला, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसा दिया गया था, तो अब क्या होगा भाई, देश निकाला तो होगा नहीं, तो उसकी जगह पर क्या माना जाएगा कि उतने समय तक का कैसा कारावास का दंड दिया गया है, कठिन। फिर एक बात इसको याद रखिए, 1955 के संशोधन सीआरपीसी में संशोधन मैंने 1955 के संशोधन के पूर्व अगर किसी व्यक्ति को दंडादेश दिया गया हो और किसी समय के लिए आजीवन निर्वसन, लाइफ टाइम नहीं, किसी समय मतलब कि 5 साल हुआ, 2 साल हुआ, 6 साल हुआ, 10 साल हुआ, तो अब ये जो समय है इसकी जगह पर क्या माना जाएगा, क्योंकि लाइफ तो हो नहीं रहा जीवन भर का, तो कानून ये कहता है कि जितने समय के लिए ये मैंने आजीवन निर्वसन दिया गया था, अब उतने समय के लिए इसमें कन्वर्ट माना जाएगा आपका कठिन कारावास। जैसे 5 साल के लिए आजीवन निर्वसन, तो आजीवन माने 5 साल के लिए निर्वसन, तो अब आपका माना क्या जाएगा, 5 साल के लिए कठिन कारावास, निर्वसन नहीं, ये जरूर याद रखिए। तीसरा पट देखिए, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति में किसी अवधि के लिए निर्वसन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वसन के प्रति चाहे उसे कोई इनाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अभी हम बता रहे हैं 3 दृष्टियों से इसे पढ़ना है, अभी लास्ट में हम बताएंगे इस पर। लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा, और चौथा पॉइंट बताता है कि किसी अन्य तत्समय परिस्थिति में निर्वसन के प्रति जो कोई निर्देश हो, यदि उस पद से आजीवन निर्वसन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास लगाया जाएगा, और यदि आपका आजीवन निर्वसन से कम है तो वह लुप्त यानी कि वह क्या माना जाएगा, समाप्त। अब आइए देखिए मेंस में आपका सही बात है, थोड़ा उलझाव है। अब आपका मान लीजिए रिपीट कर दे तो क्या करेंगे, भी समस्या है ना, तो चारों नियम कम से कम कंसेप्ट याद है। पहला नियम ये है कि अगर किसी कानून में आजीवन निर्वसन की सजा थी और ऐसी दशा में आपका अब उस आजीवन निर्वसन की सजा को क्या माना जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ जीवन भर के निर्वसन की सजा दी गई है उसे क्या माना जाएगा, तो आपका वहाँ माना जाएगा आजीवन कारावास। पहला नियम, यानी कि आजीवन निर्वसन को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, आजीवन कारावास। दूसरा जो नियम आपका ये है कि एक आपका सीआरपीसी में संशोधन का सन दिया कि अगर सीआरपीसी में 1955 का जो संशोधन है, अगर 1955 के संशोधन के लागू होने के पहले किसी व्यक्ति को किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंड दिया गया हो, तो ऐसी दशा में अब वह उस अवधि के लिए कठिन कारावास का दंड माना जाए। ये दूसरा नियम याद रखिए। लेकिन कब से कब तक ये माना जाएगा, तो जो सीआरपीसी में 1955 का संशोधन लागू हुआ उसके क्या पहले, बाद में नहीं, उसके क्या पहले। तीसरा नियम देखिए भाई आपका,
जो तीसरा नियम है आपका, अगर अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि मैंने आईपीसी से क्या यानी कि अगर किसी विशेष विधि में या किसी स्थानीय विधि में अगर किसी अवधि के लिए निर्वसन का प्रावधान हो तो ऐसी दशा में वह प्रावधान लुप्त माना जाएगा, यानी कि समाप्त माना जाएगा। फिर एक बार इसको देखिए, आसान नहीं है, कठिन है भाई समझना है। अन्य विधि में लगातार बता रहा हूँ, अन्य विधि यानी कि या तो विशेष विधि या कौन स्थान, अर्थात सामान्य नियम तीसरा पॉइंट ये निकला कि अगर किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि में आजीवन निर्वसन नहीं, किसी अन्य अवधि के लिए निर्वसन यानी कि 3 साल 2 साल 5 साल, तो वह अवदंड क्या माना जाएगा? लुप्त। लुप्त मतलब क्या? समाप्त। और चौथा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, अगर अन्य विधि में कहीं भी आजीवन निर्वसन हो जीवन भर का, तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उसे क्या माना जाएगा? तो आजीवन कारावास। क्या माना जाएगा? आजीवन कारावास। और अगर कम दंड है तो ऐसी दशा में वह क्या माना जाएगा? समाप्त, यानी कि आपका सतर्क रहना भाई। आईपीसी में जो दंड है, स्पेशल लॉ में है, लोकल लॉ में है, देखिए हर एक जगह एक नियम सेम चल रहा है कि अगर आजीवन जीवन भर का निर्वसन था, वो तो कन्वर्ट हमेशा हो रहा है किसमें? आजीवन का। लेकिन आपका जो कम दंड थे उसमें अंतर आ रहा है। आईपीसी में है तो भाई उसमें कह सकते हैं अलग नियम है, लोकल लॉ स्पेशल लॉ में है तो उसमें क्या है? अलग। तो इसीलिए हमें लगता है कि मेंस में पूछा था, इतना आसान इसको समझना नहीं और समझाना भी कठिन जरूर है भाई। लेकिन आप अलग अलग तोड़कर चारों खंड पढ़िएगा, अगर कहीं समस्या आएगी तो फिर बताया जाएगा। कोई इतना 10 साल के लिए किसमें हो? नहीं, आप आईपीसी में हो या आपका नहीं, अब किसमें है भाई ये देखना पड़ेगा ना। अगर आईपीसी में है कि स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में है, ये बताइए उस हिसाब से ना। ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि 10 साल का, क्योंकि 4 खंड दिए गए अलग अलग दिए गए। सर एक चीज जो लुप्त वाला है, हाँ, उसकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम सजा जो लुप्त हो जाए। नहीं तो आजीवन निर्वसन से भिन्न, चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, 1 दिन हो, उससे मतलब वो कारावास हो, मैंने आजीवन निर्वसन से आजीवन निर्वसन मैंने ये तो हुआ कि जैसे 2 साल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं 4 साल हो कन्वर्ट हो जाएगा, लुप्त कब होगा? नहीं तो फिर एक बार देखिए, तो आपका भाई कठिन है। फिर एक बार देखिए, शुरुआती दौर से देखिए भाई। पहला नियम देखिए, पहला नियम ये है कि आपका कह सकते हैं कि आपका जहाँ कहीं भी पहला आजीवन निर्वसन यानी कि जीवन भर का देश निकाला का दंड हो, उसे आजीवन कारावास का दंड माना। ये तो अब क्लियर हो। दूसरा नियम ये कहता है, सीआरपीसी में संशोधन की बात करता है कि सीआरपीसी में 1955 में जो संशोधन हुआ और वह संशोधन जिस तारीख से लागू उसके पूर्व अगर माने किसी अवधि के लिए आजीवन निर्वसन का दंड दिया गया था तो उतना समय के लिए उस दंड को कठोर कारावास का दंड माना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1900 जो सीआरपीसी 1955 का प्रारंभ हुआ उसके क्या पहले यानी 1955 में नहीं, इसके जब प्रारंभ हुआ उसके दूसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है आपका, जो तीसरा नियम है, अगर किसी अदर लॉ यानी कि अगर किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि, अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब ये हुआ
कि कोई स्पेशल लॉ या लोकल में अगर किसी अवधि के लिए, अवधि मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, आजीवन नहीं, कितने के लिए, अवधि के लिए, यानी कि 2 साल हुआ, 4 साल का देश निकाला, 5 साल का 10 साल, अगर ऐसा प्रावधान विशेष या स्थानीय विधि में था तो वह प्रावधान अब लुप्त हो जाएगा, यानी कि वह प्रावधान अब क्या हो जाएगा, समाप्त। अंतिम खंड भी काफी महत्वपूर्ण है। अंतिम खंड आपको और अच्छे से देखना है। अगर किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में, यानी कि अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि, अगर आजीवन निर्वसन था, यानी कि जीवन भर का काला पानी, तो वो तो आपका किसमें क्या माना जाएगा, आजीवन कारावास। लेकिन अगर आजीवन निर्वसन से भिन्न दंड हो, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो अब क्या माने जाएंगे, लुप्त। अब वो माने काम नहीं करेंगे, वो लुप्त माने जाएंगे, यानी कि वो क्या माने जाएंगे, उन्हें समाप्त कर दिया। ये 4 अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून से गवर्न हो रहा है, एक आईपीसी से, तो एक सीआरपीसी से, तो फिर आपका स्पेशल लॉ, लोकल लॉ से, इसीलिए दिक्कत आ रही है। और कोई दिक्कत नहीं, आईपीसी केवल रहता तब आसानी से समझ में आता ना, आईपीसी में हो चाहे किसी में भी हो, अगर 1955 के पहले दे दिया गया तब तो कठोर कारावास में होगा, और नहीं दंड दिया गया तो आजीवन निर्वसन से भिन्न दंड है, तो हमेशा समाप्त हो जाएगा, चाहे आईपीसी में हो, चाहे स्पेशल लॉ में या लोकल। ये याद रखिए, केवल आईपीसी में ही नहीं, लेकिन आजीवन कारावास हमेशा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नहीं, आजीवन निर्वसन किसमें हो रहा है, आजीवन का। इसको फिर देखिए, जाओ ना, एक बार ढंग से पढ़ कर आइए, नहीं यार फिर कल एक बार बताया जाएगा। आइए अब देखा जाए भाई आपका 54, 55 और 55 है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन प्री में बनता है, यानी कि प्री के लिए अभी झारखंड में आपका बना था 55A, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, जब भी इसको पढ़िए आप, इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन में देखिए, इसमें टेक्निकल भी क्वेश्चन आएंगे और आपका इसको सतर्क होकर समझिए, ये 3 धारणा बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन में। फिर इसमें भी आईपीसी में कुछ टेक्निकल बातें आएंगी और दिमाग स्थिर करके पढ़ना है। आपका 54 हम पढ़ाएंगे, फिर 55 और 55A। इसी के साथ आपका पढ़ना पड़ेगा 432 सीआरपीसी, लिख लीजिए सीआरपीसी 432, 433 और 435A। इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा 71 और 161, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, 71 और 161। यानी कि जब भी आप पढ़िए आपका 54, 55 और 55A, कम से कम आपका इतनी धाराएं एक साथ पढ़नी पड़ेगी। और एक आपका इसमें एक केस आता है, मारू राम में क्या 433A का केस आया है। देखिए सीआरपीसी में 1-2 बार केस पूछा है, 435A की संवैधानिकता को चुनौती। अब मारू राम हो सकता है, हल्का सा भाई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि नोट में उतना कोरिलेशन लिखवाना संभव नहीं रहता। लेकिन आइए सबसे पहले आईपीसी पढ़ने के पहले सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर सीआरपीसी पढ़ेंगे और लास्ट में कौन पढ़ा जाएगा,
हो सकता है भाई बिहार में भी पूछ ले, झारखंड में 55A पूछा गया था पिछली बार कि आपका समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 55A में। और 55A पढ़ते हुए CRPC की एक और धारा पढ़नी है, 432 का क्लास से समुचित सरकार बताया जाएगा। पर शुरुआती दौर से देखिए इसको भाई, संविधान से उठाया जाए। संविधान के अनुच्छेद 72 लिखे हैं क्या, 72 है। संविधान के अनुच्छेद 72 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 72 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी दंडादेशित व्यक्ति को, माने उसके दंड को या दंडाधीश व्यक्ति को या दंड पाए हुए व्यक्ति को उसके जो अपराध हैं क्षमादान दे सकता है, आपका लघुकरण कर सकता है, परिहार इत्यादि कर सकता है। ये शक्ति आपका न तो CRPC से गवर्न होती है, न IPC, न जेल मैनुअल, बल्कि सीधे कहाँ से गवर्न होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। और तमाम केस में उतना जाना नहीं है। राष्ट्रपति को ये पावर है कि मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को भी पूरी तरह माफ कर दे, यानी कि क्षमादान कर दे। ये विश्व के लगभग सभी देशों के जो राज प्रमुख हैं उनको ये पावर मिलती है, हर एक जगह, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। और ये पावर इंग्लैंड के सम्राट को भी प्राप्त है। लगभग विश्व के सभी देश के जो हेड हैं ये शक्ति दी जाती है, ताकि अगर न्यायपालिका से कोई गलती हो जाए तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस गलती को सुधारे। वो अलग बात है, उतना में तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान या पार्डन का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करता। MPJ में पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग विवेक से करता है कि आपका मंत्रिपरिषद की सलाह पर, आप बार याद रखिए किस पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह। दूसरा क्वेश्चन आइए, ये राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्ति है कि न्यायिक शक्ति? तो न्यायिक शक्ति नहीं है। कई लोग अपना उल्टा दिमाग लगाते हैं, विवाद भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और प्रीवी काउंसिल तक ये मामला गया और प्रीवी काउंसिल ने बता दिया कि ये जो पावर है राष्ट्रपति का, ये न्यायिक नहीं है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिकी। 2 पॉइंट याद रखिए। आपका पहला, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है? मंत्रिपरिषद। दूसरा आपका इसमें कवर करना है कि ये कैसी शक्ति है राष्ट्रपति की, तो कार्यपाल, ये कार्यपाल की पावर है। आगे देखा जाए, सेम प्रावधान आपका अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपालों को दिया गया है कि वह क्षमा इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। मृत्यु दंड का लघुकरण इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन क्षमा करने की शक्ति। अब मेंस में भी आजकल पूछा जा रहा है इंटरव्यू में कि अनुच्छेद 72 और 161 में अंतर क्या है। भाई 3-4 अंतर लिखिए, अलग से लिखिए या नोट में, कम से कम 3 तो अंतर बता दिया जाए ताकि इंटरव्यू में भी आपका काम करे। अनुच्छेद 72 और 161 में अंतर। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के लिए है और 161 किसके लिए? राज्यपाल। ये तो अंतर कोई नहीं हो, ये भी अंतर लिख सकते हैं। वहाँ राष्ट्रपति यहाँ कौन? राज्यपाल। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, मृत्यु दंड के क्षमा में। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। क्षमा माने पूरी तरह माफ।
राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। तीसरा अंतर आप दिखाएंगे, जो तीसरा अंतर आपको दिखाना है वह दिखाना है सेना न्यायालय। अगर सेना न्यायालय ने दंड दिया है तो केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान इत्यादि कर सकता है, राज्यपाल को पावर नहीं। देखिए सेना न्यायालय ने दंड दिया, इतना इसमें और तमाम जगहों उठाव यहाँ पूछा जाता है कि खुद ही आप भ्रम में आ जाएंगे। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सेना न्यायालय ने दंड दिया हो तो आपका कह सकते हैं कि कौन केवल दे सकता है क्षमादान इत्यादि, राष्ट्रपति, राज्यपाल को पावर नहीं। अगला आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए और राज्यपाल केवल उस राज्य के लिए। भाई पूरे देश में किसी को भी सजा दी गई है, कोई भी न्यायालय दिया तो सबके लिए कौन आपका काम करेंगे? राष्ट्रपति। और राज्यपाल पूरे देश के लिए नहीं क्षमा मना इत्यादि कर सकते हैं, केवल किसके लिए? उस राज्य में जिस अपराधी को क्या किया गया दंड। तो क्षेत्रीय विस्तार किसका ज्यादा है? राष्ट्रपति का। क्षेत्रीय विस्तार किसका ज्यादा हुआ? राष्ट्रपति का। और राज्यपाल का क्या हुआ? कम। ये भी याद रखना, 3-4 अंतर। देखिए आगे, सीआरपीसी की धारा 432, 433 और 433 है, बहुत पूछा जाता है। इसमें प्रावधान है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, अर्थात जो समुचित सरकार होगी, वह आपका अपराधी के दंडादेश को लघुकरण, परिहार इत्यादि कर सके। ये सीआरपीसी में किन धाराओं में प्रावधान है? तो 432, 433 और 433 है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि समुचित सरकार की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है, तो उसको जरूर अलग से लिखिए। 432 के क्लास 7 समुचित सरकार कहाँ परिभाषित है? तो 432 सीआरपीसी के किस क्लास में से? ये ना क्वेश्चन बन सकता है। अभी आईपीसी से केवल पूछा गया हो तो हम बताएंगे, लेकिन आपका सीआरपीसी से बन सकता है। तो कुछ नए क्वेश्चन निकालिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। समुचित सरकार। अब आइए 54 पहले लिखा जाए 55, उसके बाद आपका आईपीसी 55। अब सही रहेगा भाई, 54 पहले देख लिया जाए। देखिए सरकार तो ये होती है भाई, एक बार और पूछा गया, वो भी बता दिया जाए लोगों को। मैं कहेंगे समुचित सरकार में कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों इनमें से कोई? तो दोनों, ऐसे दो ही तो सरकार है। कौन कौन? केंद्र सरकार और कौन? अब ये नहीं कि भी गलत हो जाए। समुचित सरकार की परिभाषा आईपीसी की धारा में 55A और सीआरपीसी में 432 के क्लास से। तो पहले 54 से शुरू किया जाए। देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसमें भी 2-4 टेक्निकल बातें हैं। मृत्यु दंड का लघुकरण। देखिए 54 का याद रखिए, हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सके। यानी कि मृत्यु दंड का लघुकरण, क्षमा की बात नहीं की गई है, यहाँ लघुकरण की बात की गई है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देना, मृत्यु दंड को भाई कम कारावास में कर देना इत्यादि। यानी कि यहाँ देखिए 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि मृत्यु दंड का लघुकरण आईपीसी की धारा में समुचित सरकार करती है। वह धारा गलत न हो, 54
कौन सी धारा? दूसरा जो सबसे आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अपराधी की सहमत से कि सहमत के बिना कि आपका कैसे किया जाता है, तो अपराधी की रजामंदी की कोई आवश्यकता नहीं। ये भरमाएगा, 3-4 ऑप्शन में हो सकता है, तो आपका जवाब रहेगा अपराधी की रजामंदी के बिना भी संबंधित सरकार उसके दंड को कम कर सकती है। और क्या नहीं कर सकती? क्षमा नहीं कर सकती। केवल क्या कहा गया है? कम कर सकती है, लेकिन क्षमा की बात नहीं की गई। तो संबंधित सरकार मृत्यु दंड का लघुकरण कर सकती है अपराधी की सम्मति के बिना। कौन सी धारा? तो 14। आइए 55 देखा जाए। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो ये भी सेक्शन याद रखिए धीरे धीरे। लाइफ इम्प्रिजमेंट के दंडादेश का लघुकरण किस धारा के तहत? तो 55 के तहत सेक्शन वाइज पूछा जाता है। देखिए मेरे, हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी संबंधित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी, कम कर सकेगी। देखिए भले आपका नाम आ रहा हो, यही टेक्निकल क्वेश्चन आपका उठता है और यही अच्छे से तैयार भी रखना है। सब बताए आईपीसी चलेगी भाई, कल से संविधान चलेगा। अभी लोग आए नहीं हैं, तो कल परसों तक अभी कुछ लोग तक बाद आएंगे। तो अभी आपका हम 55 बताएंगे, इसमें